सुकून की ज़िंदगी और नए कर्जे मत लेना, प्रीपेड की ज़िंदगी जीना। डेबिट कार्ड यूज़ करो क्रेडिट कार्ड की जगह, पोस्टपेड की जगह प्रीपेड यूज़ करो, नगद का खाओ, चैन से सो। ताकि लोन चाहिए। सिबिल स्कोर क्या है कि आप बेहतर कर्जदार हो, बेहतर कर्जदार हो। गवर्नमेंट टीवी में ऐड चला रही है, अच्छे कर्जदार बनो ताकि हम आपको अच्छा कर्जा दे सकें। कर्जदार बनना कोई उपलब्धि होती है, सोचो आप। पर लोग डिंगी आंकते, मेरा तो इतना सिबिल स्कोर है, मेरे पास तो 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मेरे तो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है। अरे शर्म करो यार, आप उधार की ज़िंदगी को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है मैंने एक फ़ाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ शुरू करी हुई है। उसमें कुछ 15-20 वीडियो डल चुके हैं, पर बहुत सारे वीडियो डलने हैं। तो उसी सीरीज़ का ये पार्ट है, फ़ाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे कर्ज होते हैं और मल्टीपल कर्ज होते हैं, मतलब कई सारे कर्जे होते हैं। कुछ बैंक के होते हैं, जैसे कोई गाड़ी की EMI है, कोई बाइक की EMI है, कोई होम लोन की EMI है, कोई क्रेडिट कार्ड की EMI है। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। और फिर पर्सनल लेवल पे होते हैं कि भाई किसी राशन वाले के, किसी दोस्त से उधार लिए हैं, कोई कमेटी चल रही है, कोई कहीं खराब हो, कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, लोगों का ना दिमाग का काम करना बंद कर देता है, परेशान हो जाते हैं कर्ज़ों से, तकादों से। रोज़ परेशानियाँ आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप देना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगी, तो जिससे कि आप इस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हो। या आपका कोई यार दोस्त अगर इसमें फंसा हो, कोई शुभचिंतक हो जिसके आप वो फंसा हो, तो उसको भी आप गाइड कर सकते हो। देखो दोस्तों, होता क्या है, इसमें मैंने बहुत साल पहले वॉरेन बफेट, जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में गिने जाते हैं, उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था या किसी वीडियो में देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर वही मैं आपको इसमें भी कोट करूँगा। और मैंने कैसे इन सिचुएशन को हैंडल किया। देखो, जब मल्टीपल कर्जे हो ना, देनदारियाँ हो, तो उसको पहले कागज़ पे लिखो और उसको लिखो सबसे बड़े कर्जे कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला कौन सा है, सबसे दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है। ऐसे करके 10-20 कर्जे पहुँचेंगे। शुरू हज़ारों से होंगे या लाखों से होंगे, और बाद में जाकर के वो रोज़मर्रा के 50-100 रुपये वाले खर्चे भी होंगे। खर्चे और कर्जे, ये 2 चीज़ों को समझ के चलना। खर्चे एक तरफ लिखना और कर्जे एक तरफ लिखना। खर्चे में क्या होता है कि आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो लोन का अमाउंट जो है वो कर्जा है, और लोन की जो EMI है वो खर्चा है। आप कर्जे और खर्चे को डिफरेंस समझो दोनों के बीच का, दोनों को अलग अलग करो। खर्चा मतलब EMI जो हम उसको उतारने के लिए दे रहे हैं, और कर्जा मतलब जो उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है, ठीक है। जब तक कि वो चीज़ आपके हाथ में नहीं आ जाती, जब तक वो कर्जा ख़त्म नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, लिस्ट बनाओ पहले, कर्जे कितने हैं और खर्चे कितने हैं। वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, सबसे पहले जो इनकम आए आपके पास, उससे पहले अपने खर्चे निकालो। तो खर्चों में सबसे पहले क्या खर्चा होना चाहिए, जिंदा रहने का खर्चा, मतलब कि राशन। सबसे पहले आप कोशिश करो कि आपके घर में कम से कम 2 से 3 महीने का राशन भरा हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टॉक नहीं कर सकते हैं, जिनको लाना ही पड़ता है हर रोज़ या दूसरे दिन तीसरे दिन, तो उसका अमाउंट होना चाहिए वाइफ के हाथ में, या आपके पास हो या वाइफ के पास हो। कम से कम आपके पास 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का आप सोच के चलोगे तब जाकर के 1.5 से 2 महीने को आप मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। ये तो हो गया कि कुछ भी हो जाएगा, कम से कम इतना मालूम है कि परिवार भूखा नहीं सोएगा। अगर आप रेंट पे रहती हो या आपके पास EMI पे घर है, ठीक है, तो कम से कम 3 EMI का बैकअप रखो। अगर EMI पे है तो EMI को बैंक से बात करके सबसे कम करवा लो, कम करवा लो। वो भले ही आपको समझाएंगे नहीं कम मत करवाओ, आपका महीना बढ़ जाएंगे, आपके टेन्योर बढ़ जाएगा, आपको महंगा पड़ेगा। कहना जी ठीक है, टेन्योर तक तो हमने पहुँच रहे नहीं, हम तो उससे पहले ही लोन उतार देंगे। अगर नहीं देखा तो आप पिछला वीडियो मेरा देख लो, होम फाइनेंशियल एजुकेशन का, जो मैंने लास्ट वीडियो डाला है कि कैसे अपने लोन को, 15 साल के लोन को 5 साल में उतारें, या 20 साल के लोन को 5 साल में उतारें, ठीक है। वो आप देख लेना। तो वो उसकी टेंशन मत लेना। EMI घटा दो, भले ब्याज बढ़ता है, भले टेन्योर बढ़ता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो उस दिन के हिसाब से बता रहा है ना। अगर आपने लोन ही 2 साल में उतार देना तो क्या करेगा टेन्योर या ब्याज। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे आपने किसी यार दोस्त वगैरह से पैसे लिए, तो हम लोग ना, मैंने देखा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में ना एक बड़ी कीड़ा होता है दिमाग में, बड़े स्वाभिमानी बनते हैं। जेब खाली है, घर में राशन के डिब्बे खाली हैं, पर स्वाभिमान सबसे ऊपर होता है। नहीं हम जबान के पक्के हैं। इनके डायलॉग सुनना आप, जबान के पक्के हैं हम, तो जो डेट देते हैं उस डेट पर हम पैसा देते हैं, ये देते वो देते हैं। देखो मालूम क्या है, वॉरेन बफेट ने क्या बोला कि अगर किसी का भी पैसा देना हो ना, तो समझ लो उसको पैसा, पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर उसको पैसा दो। क्योंकि अगर आपने ज़बान के नाम पे, कमिटमेंट के नाम पे आपने पैसा दे दिया, ये सोच के कि दोबारा भी मिलेगा, तो दोबारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये इस बात के ऊपर नहीं निर्भर करता कि आपने पहली बार पैसा टाइम पे दिया कि नहीं दिया। वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस समय उसके पास भी है कि नहीं है। मान लो बड़े आपने तो अपने आप को कमज़ोर करके उसका पैसा लौटा दिया टाइम पे,
और जब आपको दूसरी बार ज़रूरत पड़ी, आप तो गए चौड़े होकर के मांगने पैसा कि यार हमने तो टाइम पे दिया था, हमें तो मिल ही जाएगा। मालूम पड़ा उस समय उसने कोई पंगा ले रखा है, उसके पास पैसा नहीं है, उसको बीमार हो गया है, वो मर गया, अब उसका कोई और बंदा आ गया जो अब वो नहीं दे रहा। तो ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ हो सकती, तो आप तो फंस गए। ठीक है। दूसरा, आपको उस व्यक्ति का पैसा नहीं रोकना है, ये बात इसमें कंडीशन भी है। मान लो कोई किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने आपकी मदद करी और ये बात सुन के आप उसको पैसा इसलिए नहीं दे रहे हो कि नहीं नहीं यार पहले मैं अपने आप को मजबूत करूँ, पर अगर उसको सच में ज़रूरत है, एक तो होता है कि उसका पैसा बहुत है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके समझाने पे मान गया है, या फिर वो बेमतलब सिर्फ वो तकादा करने के नाम पे मांग रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको सच में ज़रूरत है तो आप भी कहीं से पकड़ के उसकी मदद करो, ये नहीं कि उसको फंसा दो। दूसरा, हमेशा तो पहले ज़िंदा रहने वाले खर्चे, फिर आ गई आपकी जैसे किराया या EMI, फिर उसके बाद बच्चों की फ़ीस वगैरह। ये इमोशनल होकर के नहीं चीज़ें हैंडल होंगी कि अरे बच्चे की कभी आपने नहीं सुना होगा कि फ़ीस ना जमा करने पे बच्चे का नाम कट गया। आपको फ़ीस में टाइम मिलता है, 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने, जैसे क्वार्टर फीस जाती है ना, तो 2 क्वार्टर तक पेंडिंग हो जाए तो भी कोई वो नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा पंगा करते हैं। तो इतना इमोशनल होकर के नहीं, बच्चों की बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा। मेरे पास तो पैसे होते हुए मैं बच्चों को बोलता था क्या हम करते हैं, इस बार फ़ीस नहीं जमा करेंगे, तो हम फ़ीस नहीं जमा करते थे, लेट जमा करते थे, क्योंकि मैं अपने बच्चों को ये सिखाना चाहता था कि हमारे पास पैसे, हम पैसे नहीं जमा कर रहे हैं ताकि वो उस तकादे को झेलने की क्षमता कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि आज तो हम पैसे दे सकते, मान लो कभी सच में नहीं दे सकते तो बच्चा तो टूट जाएगा, बच्चे की तो ईगो हर्ट हो जाएगी, बच्चा तो हीन भावना में आ जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल होकर, ये भावुक होकर के ये चीज़ें हैंडल नहीं होंगी। आपकी भावुकता का फ़ायदा उठा करके ही आप लोनों के चक्कर में फंसते हो, या आपकी ये हालत हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने जिन कर्ज़ों को रोका जा सकता है। अब आता है कि कोई कर्जा, फिर इसमें जो कर्जे ब्याज चार्ज कर रहे हैं और जो कर्जे ऐसे हैं जो इन पे, जो आपने पर्सनल रिलेशन पे लिए हैं, इन पे ब्याज नहीं है, तो आपको पहले ब्याज वाले कर्जे उतारने हैं। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ कर्जे ऐसे भी हो सकते हैं कि है तो किसी व्यक्ति के पर वो ना ब्याज भी नहीं चल रहा है, पर वो तकादा करके आपको मेंटली बहुत परेशान कर रहा है, तो उसका भी पैसा कहीं से अरेंज करके मुँह पे मार दो। दूसरा एक तरीका और क्या है कि जब आपके पास पैसे आएँ तो सबसे पहले छोटे कर्ज़ों को ख़त्म करो। जैसे आपने मान लो आपने कर्ज़े हैं आपके पास 10 तकादे हैं, मतलब 10 जगह से आपको तकादे आ रहे हैं, पर्सनल लेवल पे या कहीं से भी। तो जो संस्थाओं के पैसे हैं, इंस्टीट्यूशन के पैसे, उनको रोक दो, वो आपके घर नहीं आएंगे। इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? जैसे किसी बैंक की EMI है, कोई गाड़ी की EMI है, कोई घर की EMI है। अगर आप उसको 2 महीने 3 महीने बाद भी दे दोगे, इकट्ठा भी दे दोगे, पार्ट में भी दे दोगे, तो आपसे ब्याज चार्ज करेंगे माइनर सा, पर एक अति तक नहीं पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि मतलब उनका एक वक्त होता है। आपने कोई सारी EMI तो बाउंस नहीं करानी ना, जैसे मान लो इस महीने, पर कुछ एक ऐसे होंगे जो आपको मेंटली हैरेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर पैसा दोनों में से किसी का रुकना पड़े तो इंस्टीट्यूशन का रोक देना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो एक हद नहीं पार करते हैं, और उनको थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहे तो वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अपना बैठे रहते हैं। उसमें आपको थोड़ा सा कीमत ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी, पर मेंटली सुकून रहेगा। पर ये जो पर्सनल लेवल के होते हैं ना, कोई दूध वाला, कोई पानी वाला, कोई बनिया, कोई दोस्त से उधार ले लिया, कोई कमेटी वाला, ये जीना हराम कर देंगे। फ़ोन कर करके नंबर बदल बदल के फ़ोन करेंगे, इनके चक्कर में आप फ़ोन नहीं उठाओगे, मालूम बड़े इंपॉर्टेंट फ़ोन आपके हाथ से, मतलब कॉल मिस हो गई, बहुत सारी जगह पर ये आपको परेशान करेंगे। तो सबसे पहले मतलब आपने अमाउंट की दृष्टि से या महंगे सस्ते की दृष्टि से नहीं देखना है, आपने देखना है, आपको प्रोटेक्ट करना है आपके माइंड को। नोबडी कैन यूज़ माई माइंड, सिंपल फिलॉसफी। तो जो भी चीज़ आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इफेक्ट कर रही है, माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, उसका पैसा दे दो, ताकि मन सुकून होगा, शांत होगा, तो आप अच्छे फैसले कर पाओगे। इंस्टीट्यूशन आपको मेंटली हैरेस एक हद तक नहीं करता, और वो जो हद है वो एक लंबी हद है, मतलब 3 महीने 4 महीने, उसके बाद जा कर के वो तो आपने करना ही नहीं ना, मतलब इतना लंबा तो आपने खींचना ही नहीं है। ठीक है। सारी EMIs को कम करो, EMIs को ख़त्म करो। एसेट और लाइबिलिटी के फ़र्क को समझो, मैंने कई वीडियो बनाए हुए हैं एसेट और लाइबिलिटी के बीच में। तो सबसे पहले जो दिमाग को डिस्टर्ब करने वाले कर्जे हैं उनको उतारो। इस दौरान अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो समाज के दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। ये जो होता है ना, शादी ब्याह फंक्शन, आज किसी का मुंडन, किसी की 13वीं, किसी की बरसी, किसी के घर में शादी है, श्राद्ध है, ये सब चक्करों को निपटा दो। ये सब चक्कर में आप मालूम पड़ेगा जितने पैसों में आप लोगों के कर्जे दे सकते थे, आपके राशन वाले का 10,000 का बिल पेंडिंग है, आपने वो तो दिया नहीं, और आप शादी में जाकर के 2,000 रुपये का गिफ्ट दे करके आ रहे हो, और वहाँ जाने आने में आपका 1,000 रुपये खर्च हो रहा है। राशन वाले को 10,000 में 3,000 रुपये देते तो वो भी कहता है कि हाँ चलो सामने से आके दिया है। तो ये कुछ टाइम के लिए, अगर आप कर्जे के ट्रैप में फंस गए हो तो आपको समाज को कुछ टाइम के लिए भूलना पड़ेगा। वो बुरा माने भला माने, जब जेब में नोट हो जाएगा, नोट उनके मुंह पे मारोगे, सब खुश हो जाएंगे वापस। सब लालची हैं, स्वार्थी हैं, समझे आप। आपको अपना सुकून चाहिए तो साफ बोल दो बीवी को, बच्चों को, जो भी हैंडल करते हैं उनको, जो आपके ऊपर डिपेंड है, कि भैया अभी कुछ टाइम तक कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होगा,
घर में खीर पूड़ी बनाओ, आपस में खा लेंगे, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई मॉल में नहीं जाएंगे, कोई शॉपिंग नहीं होगी। सबसे पहले कर्जे उतारने, ये हमेशा के लिए तो नहीं बंद करना, कुछ टाइम के लिए तो बंद होंगे। तो उसके बाद देखो आपकी लाइफ में कैसे सुकून आएगा। अब लोग क्या करते हैं, कैसे फंसे रहते हैं सालों साल तक, क्योंकि उनको समाज भी निभाना है, उनको सारी शादियों में देन लेन भी करने हैं। ये हमारे घर में फंक्शन था तो इसने इतना दिया था, अब हमें इसको ज़्यादा देना है। लड़की है जी, कन्यादान करने जाना है। हाँ, ये इस तरह की डींगे हाँकते हैं, जो ड्रामेबाजियाँ चलती है समाज की। समाज का गठन इसलिए हुआ था कि कोई एक आदमी परेशान न रहे। एक आदमी समाज के परंपराएं निभाने के चक्कर में खुद कर्जे में डूबे जा रहा है या अपना कर्जा उतार नहीं पा रहा है। तो ये बेवकूफ़ियों के चक्कर में कुछ नहीं होगा, आपके कर्जा हमेशा लंबे ही चलते रहेंगे। आपको सबसे पहले कर्जे उतारने हैं। कर्जे उतारने के लिए आपको सबसे पहले जो दिमाग को स्ट्रेस दे रहे हैं उनको उतारना है। उसके बाद में जो छोटे खर्चे हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं ना, केबल वाला, डिश टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, कोशिश करो एक बार ही मोबाइल में 3000 का रिचार्ज करवा लो, साल भर की छुट्टी। कोशिश करो दोस्तों, नंबर आपके प्रीपेड होने चाहिए। अगर आपके पोस्टपेड नंबर है उनको क्लियर करके प्रीपेड करवाओ। हमेशा अगर आपको सुकून की ज़िंदगी जीनी है तो क्रेडिट कार्ड को डिस्ट्रॉय करो, उसका छोटा मोटा अमाउंट पेंडिंग में डाल के अपना सिबिल स्कोर ख़राब करो, ताकि दोबारा कोई लोन मिलने की गुंजाइश ही ना बचे और आप उनके जाल में ना फंस सको। सीधी सी बात है, सेटलमेंट कर दो। पैसा किसी का एक मत रुको, पर सेटलमेंट कर दो। ये बातें आपको सुनने में अजीब, टेढ़ी, कड़वी लग रही हो, पर यही एक सच्चाई है जीवन की। क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कर दो पहले रोक करके, ताकि दोबारा क्रेडिट कार्ड ना इशू हो, सिबिल स्कोर ख़राब हो जाए, ताकि लोन चाहिए। सिबिल स्कोर क्या है कि आप बेहतर कर्जदार हो, बेहतर कर्जदार हो। गवर्नमेंट टीवी में ऐड चला रही है, क्या कह रही है कि आप अच्छे कर्जदार बनो ताकि हम आपको अच्छा कर्जा दे सकें। कर्जदार बनना कोई उपलब्धि होती है, सोचो आप। पर लोग डिंगी आंकते, मेरा तो इतना सिबिल स्कोर है, मेरे पास तो 2 लाख का क्रेडिट कार्ड है, मेरे तो 5 लाख का क्रेडिट कार्ड है। अरे शर्म करो यार, आप उधार की ज़िंदगी को कैसे प्रमोट कर सकते हो, कैसे आप डिंगे हाँक सकते हो। सिबिल स्कोर का मतलब है कि मैं एक बेहतर कर्जा लेने वाला कर्जदार बनने का गुण रखता हूँ, ये है सिबिल स्कोर की डेफिनेशन। अरे कर्जा चाहिए ही नहीं ना, क्यों चाहिए। नगद में, जैसे मैं हूँ, नगद में खाता हूँ, चैन से सोता हूँ। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने दिमाग को बचाने के लिए जिसके भी पैसे देने वो दो। उसके बाद छोटे छोटे जो सिरदर्द वाले होते हैं उनके कर्जे उतारो, छोटे छोटे कर्जे उतारो। प्रीपेड की ज़िंदगी जीना शुरू करो, पोस्टपेड को हटाओ, अपने फ़ोनों को प्रीपेड नंबर में करवाओ, उनके साल साल भर के पैकेज लो। 3-3 हज़ार रुपये में मिल जाते साल भर के, ताकि हर महीने की सिरदर्दी ख़त्म हो। ठीक है, 1.5-2 महीने का राशन का बैकअप कर रखो, ताकि ये टेंशन ना रहे कि कल घर में क्या ख़त्म हो रहा है रोज़ रोज़। ठीक है, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड को ख़त्म करो, डेबिट कार्ड यूज़ करना करो। अपने पैसे पे शॉपिंग करो ना, अपने दम पे शॉपिंग करो। वो सब उनके ट्रैप होते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे वो बोलते हैं 50 दिन का उधार मिलेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, कर्जा उतारने में जल्दबाजी मत करो, पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर कर्जा उतारो। चाहे इसके लिए 2 गालियाँ सुननी ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि मालूम क्या है, क्योंकि आज आपने उतार दिया, कल वो आपको देगा नहीं देगा, ये बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। पर आप कमज़ोर रहे तो आप हमेशा ही कमज़ोर रहोगे। ये ज़बान, आइडियोलॉजी और ये जो चीज़ें हैं ना, ये कि मेरी ज़बान की वैल्यू और अपनी परंपरा और हमने तो कमिटमेंट कर रही है, ये कोई सलमान खान नहीं कि मैं जो कमिटमेंट कर दिया और वो कर दिया। ये समाज जो है मजबूत आदमी के से थोड़ा सा दबता है। कमज़ोर बन के रहोगे, समाज हमेशा ठोकर मारता रहेगा। तो और कोशिश करो कि चीज़ों को सेकंड हैंड खरीदो, सेकंड हैंड में अच्छी चीज़ें खरीदो, क्योंकि बहुत सारे आपके जैसे बेवकूफ़ होते होंगे जो चीज़ें नए वर्जन आ गए, अपग्रेड वर्जन आ गया, तो उसके चक्कर में अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। उनसे खरीदो सेकंड हैंड चीज़ें खरीदने में आपको 50% एप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छी कंडीशन की खरीदो, थोड़ी महंगी खरीदो, पर सेकंड हैंड खरीदो, फिर भी 40 से 50% का आपका बेनिफिट होगा। प्रीपेड की ज़िंदगी जियो, चीज़ें सेकंड हैंड खरीदो। घर का भी सेकंड हैंड होता है, सोना का भी सेकंड हैंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये समझ में आ सके, तो एक सुकून की ज़िंदगी जी सकते हो। वरना पूरी ज़िंदगी EMI, लोन, कर्जदार और ये और वो, फिर 4 दिन की दिवाली होगी, फिर काली रात, 4 दिन की चांदनी, फिर काली रात, फिर 4 दिन की चांदनी, फिर काली रात। जरा सी तनख्वाह बढ़ गई, कहीं से पैसा आ गया, फिर खुश हो गए, पिज़्ज़ा खा ली, बर्गर खा लिया, घूमने निकल गए मसूरी। अरे मसूरी कहीं जा रहा है, नैनीताल शिमला कहीं जा रहा है, 1 साल बाद चले जाओगे, 2 साल बाद चले जाओगे, वो तो वहीं रहेगा। तो अपने कर्जों को उतार रहो पहले, सुकून की ज़िंदगी। और नए कर्जे मत लेना, प्रीपेड की ज़िंदगी जीना। डेबिट कार्ड यूज़ करो क्रेडिट कार्ड की जगह, पोस्टपेड की जगह प्रीपेड यूज़ करो, नगद का खाओ, चैन से सो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग खुद बड़े बुद्धिजीवी हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू।